नमस्कार। चलिए आज बिजली की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं, ये समझने के लिए कि हमारे रोज के गैजेट्स के अंदर ये जो एक अनदेखी सी ताकत है वो असल में काम कैसे करती है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक जो चमकता हुआ बल्ब है और एक गर्मा गर्म टोस्टर, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? भाई जवाब बिजली के एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के सिद्धांत में छिपा है और यही सवाल हमें सीधे उस कॉन्सेप्ट तक ले जाएगा। देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई विलेन या कोई बाधा तो होती है ना? तो बिजली की कहानी में वो बाधा है प्रतिरोध, या जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। पर रुकिए, इस शब्द से घबराना नहीं है। इसे बस एक तरह की रुकावट या इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन समझिए, एक ऐसी चीज जो करंट के रास्ते में थोड़ी अड़चन डालती है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि बिजली का करंट एक बिजी हाईवे पर दौड़ती हुई गाड़ियां हैं, तो फिर प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध है उस हाईवे पर लगा हुआ ट्रैफिक जैम जो गाड़ियों की स्पीड कम कर देता है। तो जितना लंबा जैम होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, सिंपल। और इसे मापने की जो यूनिट है वो है ओम, जिसका सिंबल होता है ओमेगा। और अब आता है फिजिक्स की दुनिया का एक तरह से वायरल फॉर्मूला, V = IR। हाँ, यही है मशहूर ओम्स का नियम। देखिए, V है वोल्टेज, यानी वो धक्का जो करंट को आगे बढ़ाता है। I है करंट, यानी बहने वाले चार्ज, और R है हमारा प्रतिरोध, यानी वो रुकावट जो उसे रोकती है। ये तीनों दोस्त इसी एक छोटे से मगर बहुत पावरफुल इक्वेशन से जुड़े हुए हैं। तो जो हमने अभी फॉर्मूले में देखा, ये ग्राफ उसी का एक विजुअल प्रूफ है, एक तस्वीर है। ये जो सीधी लाइन हम देख रहे हैं जो ओरिजिन से निकल रही है, ये बस इतना दिखा रही है कि वोल्टेज V और करंट I में सीधी सीधी दोस्ती है। मतलब आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट भी ठीक उसी रफ्तार से बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा ओम के नियम ने कहा था। तो चलिए फिर इस ट्रैफिक जैम के पीछे की वजहों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा फैक्टर है सड़क की लंबाई। जाहिर सी बात है, जितनी लंबी सड़क होगी, जाम लगने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी, है ना? ये बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। देखिए, सड़क जितनी लंबी, रास्ते में उतनी ही ज्यादा बत्तियां और भीड़ भाड़ मिलेगी। ठीक इसी तरह तार जितना लंबा होता है, बेचारे इलेक्ट्रॉन्स को उतने ही ज्यादा एटम से टकराना और जूझना पड़ता है, और हर टक्कर के साथ उनकी एनर्जी कम होती है और बहाव धीमा पड़ जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, तार जितना लंबा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच उतना ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा यानी कि टकराव होगा, और जितना ज्यादा टकराव उतना ही ज्यादा होगा रेजिस्टेंस। एकदम सिंपल, ज्यादा लंबाई ज्यादा रेजिस्टेंस। तो यहाँ से एक सीधा सा वैज्ञानिक नियम निकलता है, वो ये कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी लगभग दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर, तार की मोटाई। हमारी ट्रैफिक वाली एनालॉजी को ही आगे बढ़ाते हैं और एक चौड़े खुले हाईवे के बारे में सोचते हैं। देखिए, एक मोटा तार एक चौड़े हाईवे जैसा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने के लिए कई सारी लेन होती हैं। ज्यादा जगह का मतलब है कम भीड़, कम टकराव और करंट का आसान फ्लो। वहीं दूसरी तरफ एक पतला तार एक तंग गली जैसा है, जहां हर कोई एक दूसरे से टकरा रहा है। तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है, ज्यादा भीड़ और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस। इसे अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी उसकी मोटाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है, तार जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और तार जितना पतला रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा। तो हमने सड़क की लंबाई और चौड़ाई की बात तो कर ली, लेकिन क्या सड़क की अपनी हालत यानी उसकी कंडीशन का कोई असर नहीं होता? बिल्कुल होता है। और यही बात हमें हमारे आखिरी दो फैक्टर्स तक ले जाती है, तापमान और तार किस चीज से बना है। सोचिए, जब तार गर्म होता है तो उसके अंदर के एटम्स समझिए पागलों की तरह कांपने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। अब इस अफरा तफरी के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए एटम्स से टकराने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जैसा कि हम जानते हैं, ज्यादा टकराव का मतलब है ज्यादा रेजिस्टेंस। और हाँ, आखिर में हर मटेरियल का अपना एक नेचुरल गुण होता है, जिसे कहते हैं रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता।
इसे सड़क की सतह की क्वालिटी की तरह समझिए, जैसे तांबा यानी कॉपर एक चिकनी नई बनी सड़क की तरह है जहां बिजली आसानी से दौड़ती है। वहीं नाइक्रोम जैसी धातुएं एक ऊबड़ खाबड़ गिट्टी वाली सड़क की तरह है जो नेचुरली ही ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने लंबाई, मोटाई, तापमान और मटेरियल इन सभी अलग अलग टुकड़ों को समझ लिया है। अब समय है इन सबको एक साथ जोड़ने का और वो एक शक्तिशाली फॉर्मूला बनाने का जो इन सब को कंट्रोल करता है। और ये रहा वो फॉर्मूला, R बराबर रो L बटे A, यानी R इक्वल्स रो L बाय A। यहाँ पर R का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस। ये ग्रीक अक्षर रो उस मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी है, L तार की लंबाई है और A उसकी मोटाई या क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हमारी सारी बातें, सारे फैक्टर्स इसी एक छोटे से फॉर्मूले में समा जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि रेजिस्टेंस को समझना हमारे चारों ओर की टेक्नोलॉजी को बनाने और कंट्रोल करने की चाबी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रुकावट, ये प्रतिरोध सिर्फ एक प्रॉब्लम है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में तो इंजीनियर्स इसे जानबूझकर कंट्रोल करते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन रेजिस्टर्स को अलग अलग तरीके से जोड़कर ये कमाल कैसे किया जाता है। तो देखिए, रेजिस्टर्स को जोड़ने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला है सीरीज यानी कि श्रेणी में। इसमें ना करंट के लिए बस एक ही रास्ता होता है, एक के बाद एक। लेकिन दूसरा तरीका है पैरेलल यानी समानांतर। इसमें करंट के लिए एक से ज्यादा रास्ते खुल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई एक नदी आगे जाकर कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। अब देखिए यहाँ तस्वीर में ये फर्क कितना साफ नजर आ रहा है। जो सीरीज वाला कनेक्शन है उसमें सारे रेजिस्टर्स एक ही लाइन में एक के पीछे एक लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वाले में देखिए वो अलग अलग ब्रांचेस में बटे हुए हैं। इससे करंट को फ्लो होने के लिए एक नहीं बल्कि कई रास्ते मिल जाते हैं। तो फिर इन दोनों में सबसे बड़ा और काम का फर्क क्या है? सुनिए, सीरीज में करंट तो हर रेजिस्टर में सेम रहता है पर टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और पैरेलल में उसमें ठीक उल्टा होता है। वोल्टेज सब में सेम रहता है और कमाल की बात ये है कि टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और पता है यही वजह है कि हमारे घरों की वायरिंग हमेशा पैरेलल में की जाती है ताकि अगर एक बल्ब फ्यूज हो भी जाए तो बाकी घर की लाइटें जलती रहें। अच्छा, अब तक हमने रुकावट की बात की, पर जब भी करंट इस रुकावट, इस प्रतिरोध के खिलाफ जोर लगाता है तो एक चीज होना तो तय है और वो है गर्मी। आप इसे एक साइड इफेक्ट की तरह देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे ये साइड इफेक्ट असल में बहुत ही ज्यादा काम का है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका वही फ्रिक्शन वाली बात है। सोचिए, जब लाखों करोड़ों छोटे छोटे चार्ज के पार्टिकल्स एक तार से गुजरते हैं और उन्हें रास्ते में रुकावट मिलती है तो क्या होता है? टक्कर होती है, और बस यही टकराव, यही घर्षण गर्मी पैदा करता है। बिल्कुल इसीलिए तो फोन का चार्जर इस्तेमाल करते वक्त गर्म हो जाता है। और इस हीटिंग के पीछे की पूरी साइंस को जूल के नियम ने बहुत अच्छे से समझाया। देखिए, इसमें 3 सीधी सीधी बातें हैं। पहली, गर्मी जो है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपने करंट को डबल किया तो गर्मी 4 गुना बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा गर्मी पैदा होगी। और तीसरी बात, जितनी ज्यादा देर तक करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होगी। सिंपल। तो जब हम इन तीनों बातों को एक साथ मिला देते हैं तो हमें मिलता है ये फॉर्मूला, H = I²RT। यही वो इक्वेशन है जो हमें बताता है कि किसी भी सर्किट में आखिर कितनी हीट पैदा होगी। और हाँ, एक और मजेदार बात, ये गर्मी जितनी तेजी से पैदा होती है उसी रेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, और ये पावर भी जाहिर है रेजिस्टेंस और करंट पर ही डिपेंड करती है। तो अभी तक हम गर्मी को एक साइड इफेक्ट्स की तरह देख रहे थे, है ना? पर अब कहानी में एक ट्विस्ट है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये साइड इफेक्ट ही कई बार हमारा मेन मकसद, हमारा मेन गोल बन जाता है। हम इसी गर्मी का इस्तेमाल करके वो डिवाइस बनाते हैं जो हम लगभग रोजाना इस्तेमाल करते हैं।
सोचिए ज़रा, आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर, कपड़ों पर प्रेस करने वाली आयरन, पानी गर्म करने वाली केटली या हीटर, ये सब के सब एक ही सिंपल से सिद्धांत पर काम करते हैं। इनमें जानबूझकर एक ऐसा तार लगाया जाता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ताकि जब उसमें से करंट गुजरे तो वो खूब सारी गर्मी पैदा करे। ये जूल के हीटिंग इफेक्ट के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। और पुराना वाला जो पीली रोशनी वाला बल्ब आता था, वो तो इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। उसके अंदर जो पतला सा तार होता है, वो फिलामेंट टंगस्टन नाम के मटेरियल का बना होता है। अब टंगस्टन की खासियत यह है कि इसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई है और इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का तापमान भी बहुत ज्यादा है। तो जब करंट उसमें से पास होता है तो वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि पिघलता नहीं है बल्कि चमकने लगता है, और बस हमें रोशनी मिल जाती है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस सेफ्टी डिवाइस है। इसके अंदर एक खास तार होता है जिसे बनाया ही पिघलने के लिए है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो होता क्या है कि अगर कभी सर्किट में करंट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये तार फौरन गर्मी से पिघल जाता है, सर्किट टूट जाता है और हमारे कीमती टीवी, फ्रिज जैसे अप्लायंसेस शॉर्ट सर्किट से होने वाले बड़े नुकसान से बच जाते हैं। मतलब यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट एक बॉडीगार्ड का काम कर रहा है। तो देखिए, जो चीज शुरू में एक बाधा लग रही थी, एक रुकावट, वही हमारे घरों को रोशन करने के लिए, हमें गर्म रखने के लिए और यहाँ तक कि हमारे डिवाइसेस को बचाने के लिए एक कितना जरूरी टूल बन गई। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना, कि साइंस में और शायद जिंदगी में भी और ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ एक प्रॉब्लम को ही असल में एक सोल्यूशन में बदल दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए SDS एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।